नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपका स्वागत है। मोदी सरकार को आज एक महीने में न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी में कुछ गलत नहीं था। मोदी सरकार ने पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद 2016 में यह फैसला किया। आरबीआई के साथ 6 महीने तक डिस्कशन किया गया और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। पुराने नोट वापस करने के लिए जो 52 दिन का वक्त दिया गया था वो भी सफिशिएंट था, क्योंकि 1978 में जब मोरारजी सरकार थी तब नोटबंदी की गई थी और उस वक्त सिर्फ 3 दिन का वक्त मिला था। 5 जजों की बेंच में से 4-1 के बहुमत से यह फैसला आया। सिर्फ एक जज ने इस फैसले पर अपना डिसेंट नोट दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। फैसला सही नीयत से लिया गया था। काले धन को रोकने और आतंक की कमर तोड़ने की नीयत से लाया गया था। जहां तक बात नोटबंदी के नतीजों की है तो अदालत ने खुद को इससे अलग रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह बात हमारे लिए इररेलेवेंट है कि इसके नतीजे कितने अच्छे रहे या नहीं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 2 फैसलों पर सबसे ज्यादा शोर मचाया था, प्रचार किया था। एक था राफेल विमान खरीद और दूसरा नोटबंदी। राफेल खरीद के वक्त राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है। उन्होंने यह बात देश में नहीं विदेशों में जाकर भी कही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दिए, अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीद में सरकार के फैसले को हरी झंडी दे दी। नोटबंदी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार ने पूरी प्रक्रिया, फैसला कैसे लिया गया, इसके सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए। अदालत ने इंटेंशन और प्रोसेस दोनों को क्लीन चिट दे दी। मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहुल गांधी अब सॉरी कहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे राफेल के केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। उधर कांग्रेस इस पर उल्टा वार कर रही है। उनका कहना है कि अदालत का फैसला सिर्फ नोटबंदी की प्रोसेस पर आया है, नोटबंदी के परिणामों पर नहीं। कांग्रेस का इल्जाम है नोटबंदी ने देश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया, पूरे देश को लाइन में लगा दिया और माफी तो प्रधानमंत्री मोदी को देश से मांगनी चाहिए। आज कुरुक्षेत्र में हम आपको अदालत के फैसले की एक-एक डिटेल बताएंगे और बहस इस बात पर होगी कि सही कौन साबित हुआ, गलत कौन साबित हुआ। क्या राफेल के बाद नोटबंदी पर मुहर बीजेपी के लिए नए साल की पहली खुशखबरी है, या फिर 2023 में नोटबंदी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है और कांग्रेस पार्टी इसे अपने फेवर में प्ले कर सकती है। पहले आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कैसे कांग्रेस को घेरा। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। आपको मालूम है जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। द बीजेपी वाज वेरी फर्म इन एस्पाउसिंग द ग्रेट कमिटमेंट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी दैट दिस इज डिजाइन्ड टू subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy, हमारे आर्थिक स्थिति में सफाई आए। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? कुछ सवाल उनके नेता और इस मामले के वकील चिदम्बरम साहब के बारे में भी करना है। आप तो बहुत काबिल वकील हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मेजॉरिटी जजमेंट जिसने सब सही माना उस पर खामोश, और माइनॉरिटी को कहते हैं हमें थप्पड़ लगा, भले ही कलाई पे लगा। बट श्योरली आई कंडेम आउटराइट योर कमेंट ऑन द माइनॉरिटी जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस इज कंप्लीटली स्कैंडलस टू से द लीस्ट। You don't read the judgment properly. You don't read the judgment fully. You ignore with impunity the majority judgment and pick up the judgment of the minority honorable judge to say these kinds of uncharitable comment, unfair, improper, condemnable. ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा। जबकि
जैसे मैंने बताया, माइनॉरिटी जज ने स्वयं कहा था, द इंटेंशन, इट इज अ वेल इंटेंशन पॉलिसी। एक चीज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ। तो आपने देखा, कांग्रेस पार्टी कह रही है माफी प्रधानमंत्री को मांगनी है, और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी क्या आप देश से सॉरी कहेंगे नोटबंदी को लेकर के उन्होंने जो जो शब्द इस्तेमाल किए थे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विकास गर्ग। विकास जी, आपका स्वागत है। मैं विकास जी का परिचय आपको दे दूं। विकास जी पूर्व सीनियर स्पेशल काउंसिल हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए। जब नोटबंदी का फैसला लिया गया 2016 में, उसी वर्ष जब धरपकड़ होने लगी ऐसे लोगों की जो हवाला के जरिए या गलत तरीकों से अपना पैसा ठिकाने लगा रहे थे या बैंकों में गलत तरीके से जमा करा रहे थे, काले को सफेद कर रहे थे, उस वक्त ये सारे मुकदमे जो हैं वो विकास गर्ग लड़ रहे थे। सरकार का पक्ष जो अदालतों में विकास जी रख रहे थे। विकास जी, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के सामने यह प्रश्न उठा है कि क्या ये नोटबंदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है? क्योंकि अभी भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े एक लिमिटेड सवाल पर अपना जजमेंट दिया है कि सरकार नोटबंदी का फैसला ले सकती थी या नहीं ले सकती थी, लेकिन क्या नोटबंदी देश के लिए सही साबित हुई, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं है। 2016 में 8 नवंबर 2016 जब ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, तो ये सभी जानते हैं, जिनको भी जो भी इस बारे में बोल रहे हैं, जो इस डिमोनेटाइजेशन को चैलेंज कर रहे हैं आज की डेट में, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी, कि ये जजमेंट पूरा एक टेकन डिसीजन था बाय द फुल गवर्नमेंट। और जब ये डिसीजन 8 नवंबर को आया, वो डिसीजन आने के बाद जब अरेस्ट हुई, जब अलग अलग कोर्ट्स में ये मामले गए, उस टाइम भी एक्यूज साइड से ये चीज हमने बहुत बार हमने रिवर्ट भी किया कोर्ट के अंदर, हमने अपने तथ्य भी रखे कोर्ट के आगे कि किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन एक जनरल पब्लिक को फायदा पहुंचाएगा। इट वाज नथिंग, वो ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से कि आज ये बोला जा रहा है कि एमएसएमई और शेल कंपनीज, एमएसएमई सब डिस्ट्रॉय हो गई। मैं इसका एक जवाब लीगल तरीके से दूंगा कि शेल कंपनीज जो बनी हुई थी, जो बोगस डायरेक्टर शेल कंपनीज को चला रहे थे, जो डिमोनेटाइजेशन में पैसे को जिन्होंने शेल कंपनीज में डालकर उस पैसे को वापस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे थे जी, उस मनी को वाइट बनाने की कोशिश कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग करके, विच वी कॉल द वर्ड इंटीग्रेशन, दैट पार्ट वाज कंट्रोल्ड। पूरा डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस, अगर प्रोसेस को देखें या रिजल्ट को देखें, रिजल्ट तो आज की डेट में जीडीपी ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज विजिबल एवरीवेयर। हर इंसान को पता है कि इस टाइम डिमोनेटाइजेशन के कितने फायदे हुए हैं सबको। ठीक, विकास जी, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी की प्रोसेस भी ठीक थी और उसके नतीजे भी ठीक थे। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस से अभय दुबे जी। अभय जी, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी प्रधानमंत्री का देश से माफी मांगना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर मुहर लगा दी है। यह कहना सरासर गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा है कि सरकार यह निर्णय ले सकती थी, सरकार ने जो फैसला लिया ऐसा फैसला लेने की उसे स्वतंत्रता थी, लेकिन इससे देश का भला हुआ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि यदि कांग्रेस यह कह रही है कि यह प्रक्रिया सही थी, तो अब आज से जितने भी शब्द कांग्रेस ने बोले थे गलत था, गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, उसके लिए तो माफी मांगना बनता है ना, कि उसमें भी कोई किंतु परंतु है। अब वह बात तो एकदम स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात, इतने प्रबुद्ध नेता है कांग्रेस के जयराम रमेश जी, इस ढंग की क्या बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रिया में सिर्फ प्रक्रिया पर टिप्पणी करता है, उसका रिजल्ट क्या होगा ये उसका परव्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। अच्छा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोई सरकार बर्खास्त हो गई, राज्य की सरकार, लोग कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किस पे डिसीजन देता है, यह सरकार की बर्खास्तगी सही है या गलत, तो सरकार बहाल होती है। अब सरकार का काम क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक प्रकार का बचकाना तर्क है यह देना। और इस समय जो चौकीदार चोर कह के
खिसिया चुके थे। अब आज की स्थिति के बाद तो उनकी स्थिति वो है जिसपे हिंदी की वो कहावत लागू होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कर क्या सकते हैं, उनकी बात पूर्णतः गलत सिद्ध हो गई। और अब कम से कम मैं इतना चाहूंगा कि जयराम रमेश जी के यह कहने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जिन्होंने गैर कानूनी, गलत और असंवैधानिक फैसला जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, उसके लिए तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। इतना तो कांग्रेस ने खुद स्वीकार कर लिया अपने वक्तव्य। अभय जी बताइए, राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बीजेपी आज मांग कर रही है जो जो शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए थे उनके लिए आज देश के सामने सॉरी कहें वो। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो अपने हर निर्णय को उत्सव की तरह मनाती है, क्या कारण था कि 2016 के नोटबंदी के इस निर्णय को कभी भी किसी भी वर्ष उन्होंने उत्सव की तरह नहीं मनाया, ना ही एक फायदा गिनाया। आज मेरा हृदय पीड़ा से, दर्द से करहा रहा है जब मैंने रविशंकर प्रसाद जी को सुना प्रशंसा करते हुए नोटबंदी की। अभी सुधांशु जी को सुन रहा हूं। अरे याद कीजिए उस 23 वर्ष की किरण बाला को, मुंबई की। उसने कहा कि मेरे गर्भ धारण के साथ ही मैं रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी ताकि मैं अच्छे से अपनी डिलीवरी करा पाऊं। दोनों पति पत्नी जब हॉस्पिटल पहुंचे तब उनका जो बच्चा हुआ था, जो बहुत गंभीर अस्वस्थ था, उनके हाथ में पैसे थे मगर हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया। तिल तिल कर, तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। सैकड़ों लोगों ने बैंकों की लाइन में लगकर दम तोड़ दिया, जबकि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से कमाए हुए, अर्जित किए हुए पैसे उनके पास थे। किस मुंह से आप कहेंगे कि हम जश्न मनाते हैं? क्या वादा किया था देश को? 86% जो करेंसी थी, आपने वो 500 और 1000 के नोट रातों रात चलन से बाहर कर दिए। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी ने क्या आर्गुमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 में? उन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है न्यायाधीश महोदय, वो वापिस नहीं आएगा व्यवस्था में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कितना पैसा आ गया? 15.64 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आपने चलन प्रचलन से बाहर कर दी थी। 15.44 करोड़, 15.44 लाख करोड़, 99.3% पैसे वापिस आ गए। जिस मुंह से कहेंगे कि हमने उपलब्धि हासिल कर ली? आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि इस से हम काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट बंद हो जाएंगे इस व्यवस्था में से, आतंकवाद पर रोक लग जाएगी। अरे अभी आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है 500 और 2000 रुपए के नोट पिछले वर्ष की तुलना में 101% और 54% बढ़ गए। वर्ष दर वर्ष काउंटरफिट करेंसी बढ़ती जा रही। नुकसान अभय जी अभी हम लोग भी केवल एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, इस पर कि नोटबंदी से देश को क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह हमारे लिए इररिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रक्रिया पर फैसला दिया। यहां भी केवल इतनी बात हुई। उस वक्त आप लोग जिस फैसले को असंवैधानिक कह रहे थे कि सरकार के पास यह निर्णय क्षमता ही नहीं है कि वो ये फैसला कर सके, कम से कम उस बात पर तो आप गलत साबित हुए। क्या आज ये स्वीकार करते हैं? सौरभ जी, आपको ये पूछते हुए जरा भी दुख और दर्द नहीं हो रहा है कि कितनी बड़ी तबाही इस नोटबंदी से किंदुस्तान को 20-25 साल पीछे छोड़ दिया? हिंदुस्तान के जो नागरिक थे। नहीं अभय जी, आप मुझे गिल्ट में मत डालिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप उन 4 जजों से ये सवाल पूछ सकते हैं कि उनको ये निर्णय लिखते हुए जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या आप पूछ सकते हैं? उन जजेस ने जो एक लाइन लिखी वो मैं पढ़कर बताता हूं। The apex court said it is not relevant whether the objective behind the decision was achieved or not. उन्होंने कहा इस निर्णय के पीछे उन सरकार की जो मंशा थी, जो उपलब्धि हासिल करना चाहती थी, वो हासिल की या नहीं की, हमको इससे सरोकार नहीं। ये तो मैं तो आपसे पहले मैंने बोला। हमने तर्क ये दिया था कि ये, सुन लीजिए ना सौरभ जी, सुन लीजिए। तो इस बात का उत्सव मनाएंगे कि उन्होंने प्रोसीजरल इशू को ठीक बना कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये प्रोसीजरली ठीक है, इस बात को तो आज स्वीकार आप करें कम से कम। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री तानाशाह है, अचानक 8 बजे टीवी पर आ गए और कह दिया नोट बंद हो जाएंगे 52 दिन के बाद। बिल्कुल। आज जो
खूब बगैर किसी अध्ययन के, बगैर किसी मूल्यांकन के कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के अंतिम पंक्ति खड़े हुए लोगों का क्या आचरण होने वाला है, इसको जाने बगैर ये निर्णय लिया। और वो राजनीति से प्रेरित था, शुद्ध सत्ता की भूख के लिए, क्योंकि कई प्रांतों में जो चुनाव होने वाले थे उसके दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया था। मुझे इस बात का, हमने क्या आर्गुमेंट दिया था? हमने कहा था सिर्फ इतना कि आरबीआई को इनिशिएट करना था, उससे सिर्फ कॉन्करेंस लिया और गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। उस एक लाइन पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। उसने इस मेरिट पर कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है इस डिमोनेटाइजेशन पर, इस पर बात नहीं की। ना भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। ठीक है, एक मिनट, लेकिन अभी आपने कहा कि वो शुद्ध राजनीति से प्रेरित फैसला था और बगैर किसी अध्ययन के किया गया फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उस विषय में नहीं गया है, ये अलग बात है। सुधांशु जी, देखिए, पहले मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग क्या बोलने लगते हैं। अभय जी तो पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको थोड़ा अलग श्रेणी में रखता हूं। अभी क्या बोले कि अस्पताल में जान चली गई। अरे मान्यवर, 2 महीने तक अस्पतालों को छूट थी कि वो कैश ही नहीं पुराने नोट भी ले सकते हैं। कितना सफेद झूठ आके लोग बोलने लगते हैं। बल्कि ये आरोप लगाए गए थे उस समय कि अस्पतालों के माध्यम से भी रुपए कन्वर्ट किए गए, चूंकि अस्पतालों को इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने छूट दे रखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, तथ्य कुछ और होता है और प्रचार किसी भी प्रकार से जनता को भड़काने के लिए। अब अंतिम वाक्य क्या बोला अभय जी ने? शुद्ध राजनीति से प्रेरित था, सत्ता की भूख से। अरे भाई, ये तो एक ऐसा फैसला था जिसमें कि सबसे ज्यादा संभावना थी खतरे की, नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। अगर राजनीति नफे नुकसान के तराजू पे तौल कर देखते तो उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से 4 महीने पहले यह निर्णय नहीं होता जनाब। अगर राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौलते तो गुजरात 2017 के चुनाव से 3-4 महीने पहले जीएसटी नहीं लागू किया जाता। मोदी जी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। और जो अब आपने प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब देता हूं। मान्यवर, ये केवल आप लोगों की यही तो सोच का फेर है ना। राहुल गांधी जी जैसा सोचते हैं कि नोटबंदी एक चीज थी ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए, एक बड़ा व्यवस्थागत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हुआ। 15 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन अकाउंट की बात कही थी। पहले एक साल में 35 करोड़ खुले, इस समय 45 करोड़ जनधन अकाउंट सबसे पहले खोले गए। वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। उसके बाद जो सब्सिडी दी जाती थी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट करके सीधे अकाउंट में दी गई। और आपको पता है, 3 करोड़ ऐसे निकले राशन कार्ड वाले जो थे ही नहीं, जो सिर्फ कागजों पे थे। 60,000 करोड़ रुपए का पैसा भारत सरकार का जो जा रहा था सब्सिडी में ऐसे लोगों के खातों में जो थे ही नहीं, वो अकाउंट खुलने और डीपीटी से क्लियर हो गए। अगले चरण में जाकर जीएसटी हुआ। उसके बाद एमएसएमई की परिभाषा बदली गई और परिभाषा बदलने के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ से कम का जो टेंडर होगा वो ग्लोबल नहीं होगा, ताकि हमारे लघु और मझोले उद्योग वाले लोग जो काम करके निकलते हैं, तो ऐसा नहीं 100 करोड़ का टेंडर निकला, कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी उसमें कूद गई। उसके बाद जीएसटी लाया गया। उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लागू की गई, जिसके चलते आज यह परिवर्तन आया कि चाइना को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि हमारी खिलौने की इंडस्ट्री जो 300 करोड़ की थी आज 12,000 करोड़ की हो गई। याद करिए, 7-8 साल पहले सबसे ज्यादा चीन से ही खिलौने खरीदे जाते थे। इसलिए मोदी जी का एक व्यवस्थागत परिवर्तन था। तो एक चीज के लिए थोड़ी उत्सव मनाया जाता, संविधान दिवस मनाते हैं, ये थोड़ी कि फना अनुच्छेद का दिवस और दूसरे अनुच्छेद का दिवस। जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नोटबंदी रिफॉर्म्स की एक सीरीज में एक कदम था? क्योंकि जैसा अभी अभय जी बता रहे थे कि अगर ये कदम भी था तो जो इसके घोषित उद्देश्य थे, क्या उनकी पूर्ति, क्या इसके घोषित उद्देश्यों की पूर्ति हुई? जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, जितने भी नोट देश में लागू हुए थे, 99% बैंकों में जाकर के जमा हो गए। तो फिर उसमें से कितने नोट बेकार हुए, ये बात साफ नहीं हो पाई। कहा गया था आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसका क्या हुआ? काउंटरफीट करेंसी तबाह हो जाएगी, उसका क्या हुआ? देखिए, आपने जो कहा घोषित उद्देश्य, पहले तो मैं संशोधित कर दूं, सरकार ने कोई गजट नोटिफिकेशन करके घोषणा नहीं की थी। इन लोग के जो अनुमानित उद्देश्य थे, अनुमानित या प्रचारित उद्देश्य थे, तो मैं उसका उत्तर देता हूं। अभी 3-4 महीने पहले की एसबीआई का रिपोर्ट आई है, जिसमें था कि 2015 तक, 14-15 तक भारत की अर्थव्यवस्था में जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो 54-55% था, जो अब घटकर 15 से 18% हो गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसमें बहुत बड़ा कारण 2 चीजों का है, नोटबंदी और जीएसटी। अब उससे अंतर क्या पड़ा? उससे पहले जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग थे, इनका बैंकिंग लोन में हिस्सा सिर्फ 4% था। यानी
96% लोन केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता था। अब क्या हो गया कि छोटी और मझोले व्यापारियों को भी, क्योंकि वो फॉर्मल इकोनॉमी के हिस्से नहीं थे, अब उन्हें नुकसान क्या होता था, उन्हें पैसा सूद पे लेना पड़ता था महाजन से, और उस कारण से वो उस विशियस साइकिल के पार्ट रहते थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी के हिस्से रहते थे, ना उन्हें लाभ मिलता था, ना सरकार को उसका लाभ मिलता था। अब ये दोनों चीजों में एक भारी परिवर्तन आया, जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिला। मुद्रा योजना वो भी उसी का हिस्सा थी, जिसकी वजह से करीब 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई स्वरोजगार में थोड़ी बहुत मदद सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म का हिस्सा था, और इसके जो लाभ हैं वह बहुत स्पष्ट हैं। हम 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, और IMF के अनुमान के अनुसार 2027 में हम चौथे नंबर की और 2030 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और अभय दुबे लगातार मुस्कुराते रहे आपके, अभी जितना भी आपने कुछ बताया है कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए, तो अभी जैसा उन्होंने बताया कि रिफॉर्म की एक सीरीज में एक कदम था नोटबंदी, और आज नोटबंदी के 6 साल के बाद देश उसके अच्छे परिणाम देख रहा है। नोटबंदी के 6 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को निर्णय लेने का पूरा अधिकार था, और सरकार के फैसले को गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो भी कुछ फैसला लिया गया वो RBI के साथ 6 महीने तक सलाह मशवरा करने के बाद लिया गया था। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, 4 जजों ने अपना फैसला पूर्ण सहमति के साथ दिया, एक जज ने डिसेंट नोट दिया। उनका यही कहना था कि ये फैसला एक नोटिफिकेशन के जरिए नहीं, गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में कानून बना कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा फैसला था जिसका पूरे देश के ऊपर एक बहुत व्यापक असर पड़ने जा रहा था। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, अभय दुबे जी हैं। ब्रेक से पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने फायदे गिनाए, कहा देश अगर आज दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाए तो उसमें नोटबंदी के रिफॉर्म को नहीं भूला जा सकता। देश में अगर फॉर्मल इकोनॉमी का प्रपोर्शन बढ़ गया है तो वो भी नोटबंदी का ही नोटबंदी को ही उसका श्रेय जाता है। और अभय दुबे कह रहे हैं कि नोटबंदी से केवल और केवल भारत के मजदूर की, भारत के छोटे कारोबारी की, भारत की स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की कमर टूटी है, और वह ऐसी टूटी कि आज तक सीधी नहीं हो पाई। अभय दुबे जी, इतने लंबे चौड़े उद्बोधन के बाद भी एक भी तर्क सुधांशु त्रिवेदी जी ने नोटबंदी के फायदे का नहीं गिनाया, इधर उधर की सिर्फ बातें करते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मुकुल रोहतगी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 3-4 लाख करोड़ रुपए वापस आएंगे, वो नहीं आए। क्या हुआ उसके बाद? नोटबंदी जैसा जो हिंदुस्तान पर काला दिन काला कानून थोपा गया, उसके बाद हमारी जीडीपी जो 2016 में 8.3% से ग्रो कर रही थी, वो 2017 में गिरकर 6.8% हुई, 2018 में गिरकर 6.5% हुई, 2019 में गिरकर 3.7% हुई। नोटबंदी के पहले, इस महामारी की विभीषिका के पहले, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि लगातार 8 क्वार्टर से हमारी जीडीपी नीचे की तरफ जा रही थी। इस नोटबंदी का ही परिणाम था कि मोदी सरकार के एनएसएसओ ने बताया कि 45 साल के बाद भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में पैर पसार रही है। क्या बताया मोदी सरकार ने? उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान का जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का सर्वे होता है, उसमें 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया। The survey conducted between July 2017 and June 2018 show that the monthly per capita consumption expenditure was 1446 रुपए 2017-18 में था, with compared with rupees 1501 in 11-12, मतलब जो 2011-12 में था उससे भी नीचे गिरकर। अभी जी अगर इसका आप एक सरल सार बता सकें दर्शकों के लिए, जो आप बता रहे हैं फैक्ट आंकड़े, इसका अगर एक निचोड़ बता सके। ये नोटबंदी का निचोड़ खुद सरकार बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, कि पहली बार ऐसा हुआ 70 के दशक के बाद। नहीं तो हर बार जब भी सर्वे होता था तो लोगों की खाने पर खर्च करने की क्षमता और लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वो घट गई, जो 2011-12 का स्तर था उससे भी 17-18 में निचले स्तर पर चली गई जी। अब बड़ी बात इन्होंने कहा कि काउंटरफिट करेंसी को हम खत्म कर देंगे। क्या काउंटरफिट करेंसी, क्या नकली नोट कम हुए? एक बड़ा खुलासा और करता हूं, बड़े बड़े भाषण झाड़े गए।
आरबीआई की ये मेन स्ट्रीट मेमो की 13 नंबर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने क्या खुलासा किया? उस रिपोर्ट ने ये जो एमएसएमई को क्रेडिट की बात कर रहे थे ना, वो क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे थे, वो क्रेडिट ग्रोथ भी 56 साल के सबसे निचले स्तर पर आई थी उस साल के बाद, जो 17-18 में 18-19 में जब आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। आरबीआई की मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है कि जो द सेक्टर हैज विटनेस्ड 2 मेजर रिसेंट शॉक्स। गौर से सुनिएगा, द सेक्टर हैज विटनेस्ड 2 मेजर शॉक्स with demonetization and introduction of goods and service tax। वो ये कह रहा है कि सबसे एडवर्स इफेक्ट, सबसे बुरा प्रभाव स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पर पड़ा। 60 लाख छोटे और मझोले उद्योग स्थायी रूप से हिंदुस्तान में बंद हो गए। ठीक है। उनकी क्षमता जिसका की एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 45% है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 40% है, जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, उस सेक्टर को पूरा तबाह कर दिया। ये बात कर रहे थे अभी खिलौने की इंडस्ट्री की, साइकिल की इंडस्ट्री की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए ना सुधांशु त्रिवेदी जी। इस बार तो $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन से कर रहे हैं आप। आपको विचार करना चाहिए एक बार। पूरा एमएसएमई चीन से इंपोर्ट करके भी आपने तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती मोदी सरकार रिलेक्टेंट थी। मोदी सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन पर रिलेक्टेंट। एक एक करके बात करते हैं। अभी आपने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र किया, उसको भी रोक, खासकर आपने एमएसएमई सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट खुद कहती है कि इस सेक्टर को 2 सबसे बड़े झटके लगे, एक नोटबंदी और एक जीएसटी। जी सुधांशु जी। देखिए, अभी कह रहे थे अभय जी, इतना लंबा चौड़ा भाषण और स्वयं ही क्या तथ्य में बोलते चले जा रहे हैं। इन्हीं का वाक्य कोट कर रहा हूं। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था की दौर बेरोजगारी आई। सारे दर्शकों से कहता हूं, 2016 से 45 साल कब हुए? 1971। तो 1971 से 46 के बीच में सबसे बुरा दौर यह था। 1973-74 में जाकर चेक करिए, 26% महंगाई की दर, 2% ग्रोथ रेट। हमारा बैंड बच गया था उस जमाने में। 1991 सोना गिरवी रखा गया, और ये कह रहे हैं पहली बार आजादी के बाद लगातार 8 क्वार्टर नीचे गए। मान्यवर, लगातार बरसों बरस नीचे गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था, सोना गिरवी रखा गया था। यही समस्या है कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलने लगते हैं और उनको लगता है कि दर्शकों को भ्रमित कर ले जाएंगे, पर आज चेक कर सकते। दूसरा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा 56 साल के दौर में, भाई 56 साल 1960 से होते हैं, इस दरमियान 3 बार रुपए का वो मूल्यन हुआ, 67-68 में। यानी रुपया इतना नीचे चला गया कि आपको अपनी करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ी। और 2 बार 91 में, एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर में। उससे बुरा दौर था। चलिए, वो तो अभी 2010 और 12 में महंगाई दर 10-12% थी, वो तो एक अलग बात थी। परंतु मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने, क्यों जरूरी थी नोटबंदी। जाके कोई भी चेक कर सकता है कि उससे पहले के दौर में, जब अटल जी का दौर था 99 से 2004, तो जो ग्रोथ हुई थी सेक्टर में बड़ी नेचुरल थी। ग्रोथ थी हमारी 5.45% के आसपास और महंगाई दर थी 4.8%। जी। जो रियल एस्टेट बढ़ा था वो 30% के आसपास बढ़ा था। सोने के दाम भी 30% के आसपास बढ़े थे। शेयर मार्केट भी 30% के आसपास बढ़ा था। 2004 से 14 के बीच में आपको पता रियल एस्टेट कितना बढ़ा था? 200 से लेके कहीं कहीं 2000% तक, यानी 20-20 गुना तक कई जगहों पे 10 साल में कीमतें हो गई थी। सोना बढ़ा और शेयर मार्केट में बढ़ा 300% का इजाफा हुआ। सोने में डबल से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। यह समझ में आ रहा था। और जबकि जॉब क्रिएट हुए 2004 से 10 के बीच में, यह बाकायदा नीति आयोग के डाटा के अनुसार इनकी सरकार के समय का है, 2.7 मिलियन, यानी 27 लाख। हमारे जमाने में 6 करोड़ हुए थे। तो आप सोचिए, यदि केवल 27 लाख जॉब क्रिएट करके ये जो ग्रोथ रेट थी जो 8.4% थी, इसमें सबसे बड़ा योगदान रियल एस्टेट का था, सबसे बड़ा योगदान शेयर मार्केट का था। ये सारा का सारा पैसा कैश से रूट होकर आ रहा था। जो मैंने पिछली बार जवाब दिया, 54% जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वही प्रोमिसनरी नोट के थ्रू घूम घूम कर आ रही थी। इसीलिए खूब शेयर मार्केट बढ़ता दिख रहा था। और बिल्डिंग्स के, अब क्या होता, अगर किसी के पास अनाप शनाप पैसा हो
तो एक कहेगा कि ये बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, मैं 1.25 करोड़ में खरीद रहा हूं, दूसरा कहेगा मैं 1.5 करोड़ में खरीद रहा हूं, दाम बढ़ते चले जाएंगे, पर हकीकत में उस बिल्डिंग का उपयोग तो हो नहीं रहा है, वो तो सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। अच्छा ठीक है इसलिए सुधांशु मैंने जी, ये एक बात फैक्ट अभय दुबे ने इस अपनी विषय बात की पे शुरुआत में और कही अखबारों थी के कि और जैसे आपकी सरकार श्रेय लेती है आप कि आप राफेल का जहाज लेकर के आए, जैसे आप कहते हैं अभी आपने बताया हमने जनधन अकाउंट खुलवाए, हमने लोगों के घर बनाए, हमने शौचालय बनाए, ऐसे कभी नोटबंदी का श्रेय नहीं लेती आपकी सरकार किसी चुनाव में। अरे मैंने तो आपको बताया ना, हमारे लिए जनधन अकाउंट भी उतना ही बड़ा मुद्दा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, जैम भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। ये तो एक चरण है ना, मैंने पहले ही बोल दिया। संविधान दिवस मनाया जाता, अनुच्छेद दिवस नहीं मनाया जाता है ना कि संविधान के 9 अनुच्छेद है तो कौन सा अनुच्छेद किस दिन लागू हुआ उस दिन का दिवस मनाएंगे। और मैं एक और बात कह दूं, जो कहते हैं पैसा सारा वापस आ गया, सौरभ जी सारा पैसा वापस आया, नाम पते के साथ वापस आया। अब सबको पता है कि यह पैसा किसका था और अब वह उसका सही उपयोग हो सकता है। उससे पहले 50% से अधिक पैसा घूम रहा था जो किसी को पता ही नहीं था और उसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए हाथ में कैश होना ब्लैक मनी नहीं है, कैश का सोर्स ना पता होना वह ब्लैक मनी है। अब कैश का सोर्स एकदम स्पष्ट हो गया था कि किसके पास किस अकाउंट से कितना पैसा आया हुआ है। और मुझे एक और बात अब तो मैं कह दूं, ये जब भी नोटबंदी होती तो कांग्रेस को समस्या क्यों होती है? 78 में भी इन्हीं को समस्या थी, 2016 में भी इन्हीं को समस्या है। अभय जी क्या दिक्कत थी नोटबंदी से? पूरे देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। क्या जश्न मनाएंगे नोटबंदी का? अभी इन्होंने देश के लोगों से कहा था जरा गूगल करिए, मैंने भी कर लिया। ये हिंदू की रिपोर्ट है 31 मई 2019। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 845 ईयर हाई, कंफर्म्स लेबर मिनिस्ट्री डेटा। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। क्या जवाब देंगे इसका? मैं जब कहता हूं कि 56 साल के सबसे निचले स्तर पर बैंक की क्रेडिट ग्रोथ चली गई थी, तो जरा देश के नागरिकों से कहता हूं कि एक बार गूगल करके देखिए। पूरा का पूरा अध्ययन, और एक भी रिपोर्ट हमारी नहीं है, सब सारी भारत सरकार की रिपोर्ट है। क्या कहा था इन्होंने कि करेंसी इन सर्कुलेशन, प्रधानमंत्री जी आते थे, हम तो इकोनॉमी को डिजिटल करने वाले हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन को कम करना है और हम धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर तेजी से बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्या था उस समय? उस समय 17 लाख करोड़ रुपए के लगभग 17.97 लाख करोड़ रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन था। आज कितने? 32 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। और क्या तर्क देते थे कि नहीं साहब आप तो कैश टू जीडीपी रेशो बताइए, तो कैश टू जीडीपी रेशो भी बता देता हूं। 2016 में 12% था, 2019 में 11.2%, फिर 2020 में 12%, 2021 में 14.4%, 2022 में 13.7%। बढ़ता कैसे जा रहा है ये बताइए देश को। आपने देश को नियोजित रूप से तबाह और बर्बाद कर दिया, सिर्फ सत्ता की भूख। ठीक अबे जी, जो इसके जवाब सरकार अभी तक देती आई है, जो बात अभी आपने कही, मैं क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुंचे, अभी जैसे आपने कहा वो बात सही है, ये कि 2016 में जितनी करेंसी थी आज देश में उससे 70% ज्यादा करेंसी आ चुकी है। सरकार इसके कई तर्क देती है, सरकार कहती है कि जीडीपी भी बढ़ी है तो करेंसी भी बढ़ी है। सरकार ने उसके बाद पैंडेमिक का भी हवाला दिया कि पैंडेमिक में लोगों ने अपने पास करेंसी रखना सेफ समझा था। सरकार कहती है फेस्टिव सीजन में भी लोग कैश ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा ये सरकार ने एक नया टर्म भी बताया देश को। उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन एक चीज़ है, लेकिन वो पेमेंट में इस्तेमाल कितनी हो रही है ये सही पैमाना है मापने का कि आप नोट का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो सरकार ने यह आंकड़ा दिया है कि करेंसी इन सर्कुलेशन इन पेमेंट, वो फाइनेंशियल ईयर 16 में 88% था, यानी 88% पेमेंट कैश में हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 16 में, वो आज फाइनेंशियल ईयर 22 में घट के 20% हो गया है। यह सरकार का आंकड़ा है। और सरकार यह कह रही है वहीं 16 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था, डिजिटल ट्रांजैक्शन का टोटल ट्रांजैक्शन का शेयर वो केवल 11.26% था, जो आज बढ़कर 80.4% हो गया। तो ये साफ साफ ये बता रहा है कि कैश का ट्रांजैक्शन बहुत घट गया और डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया। सौरभ जी, करेंसी इन सर्कुलेशन जीडीपी रेशो के साथ कैलकुलेट, भाई स्वाभाविक है जब आपकी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रही है तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था उसका क्वांटम तो बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन आपका ऐसा क्यों था कि 2016 में जो
कैश टू जीडीपी रेशो था वो 12% था और आपके इस दावे के बाद 2022 में बढ़कर 13.7% हो गया। व्हाट इट शोज कि आपका जो कैश में है वो इकोनॉमी में ज्यादा है। आज भी आप उस वादे को भी पूरा नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया गया। ये कहां है पैसा, कहां निकल रहा है? आप जो पूछ रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी के घर जो 180 करोड़ रुपए नगद उसके गोडाउन में रखा हुआ पाया गया है ना, जो भारतीय जनता पार्टी से जिसकी संबद्धता है। इनको लगा था कि प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के इत्र के कारोबारी क्या छापा मारेंगे, गफलत से उसके मार गया, वो केस पकड़ा गया। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने के लिए, मैं जवाब लेता हूं हिंदुस्तान की आर्थिक तबाही कर। सुधांशु जी, ये आंकड़ा सबके सामने है कि आज 2016 से ज्यादा कैश देश के अंदर है। सरकार ये कह रही है कि पेमेंट डिजिटल ज्यादा हो रहे हैं, कैश का लेन देन देश के अंदर कम हो गया है। तो फिर वो कैश कहां है? लोगों ने वो कैश तो रखा हुआ है। देखिए, मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से झूठ प्रतिपादित कर रही है। अभी अभय जी ने हिंदू की रिपोर्ट कोट की। अरे हिंदू कोट करने की जरूरत नहीं है अभय जी, मैं आपको सोर्स बता रहा हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इंडस्ट्री, सीएमआई का डाटा था जो आप कोट कर रहे थे। फरवरी 2019 में 8.4% बेरोजगारी की दर थी। आपका ही बात है और वेरीफाई करके बोल रहा हूं, आपने सिर्फ अखबार कोट किया, मैं सोर्स बोल रहा हूं। मगर उसी सीएमआई ने कहा अक्टूबर में वो 6% पे आ गई बेरोजगारी की दर, जो 4 साल में सबसे बेहतर स्थिति थी। पूरी बात तो बताइए। फरवरी का डाटा कोट करेंगे और अक्टूबर का नहीं, क्योंकि कोविड के बाद के दौर से अब हम धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए। गलत बात। जो आपने कहा कि कैश इन सर्कुलेशन में कुछ 1% से कुछ कम की बढ़ोतरी हुई, उसका कारण है बहुत साफ। देखिए, एक तो अर्थव्यवस्था हमारी लगभग दुगनी हो गई, जो 1.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी वो लगभग 3 के आसपास आ गई। दूसरा, इस कोविड की महामारी के दौर में बहुत सी ऐसी परिस्थिति थी कि जिस कारण से लोगों ने कैश को हाथ में रखना आवश्यक समझा। इस कारण से भी यह हो सकता है। तो एक तो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई और दूसरा यह पेंडेमिक की स्थिति आई। परंतु मैंने जो बात कही, पैसा हाथ में है वो कैश नहीं है। हर पैसा कैश इसका मतलब नहीं आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है तो वो ब्लैक है। 500 रुपए का नोट आया कहां से है? हमारे यहां करेंसी इन सर्कुलेशन है, इनके यहां करेंसी इन स्टोरेशन थी, स्टोर करके रखते थे। और फिर मैं कहूं भाई, इत्र वाले मित्र किसके थे वो तो चलिए आप अपना कह रहे हैं, मगर कर्नाटक से लेके बंगाल तक किन नेताओं के यहां कैश का जखीरा निकल रहा है। हो सकता है उन लोगों को नोट से ज्यादा समस्या हो, चूंकि नोटबंदी उत्तर प्रदेश में, याद करिए उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश जी की सरकार थी जिसको आप समर्थन दे रहे थे। उसने नोटबंदी होते ही यह घोषणा कर दी थी कि जमीनों के खरीद में 2 महीने तक पुराने नोट चलेंगे। अब खुद ही आदमी समझ सकता है, सबसे ज्यादा अगर कैश पैसा खपता था तो जमीन की खरीद फरोख्त में खपता था। और उसके लिए उस समय की सरकार ने, यानी जो यूपीए का हिस्सा थे उस समय, ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया। अब उसके बाद खुद समझ सकते हैं। और जो बात इन्होंने कही, मैं कहता हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना अभय जी की, जाइए नेट पे अवेलेबल है, पिछले 60 साल में भारत की किस ईयर में कितनी महंगाई की दर रही है और कितनी वृद्धि की दर रही है, और देखिए कि 56 साल में 58 साल में कितना रहा है। और फिर यह बताइए कि किस ईयर में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है। 91 में 1 बिलियन था, 100 बिलियन हुआ हमारे अटल जी के समय में और 500 हुआ मोदी जी के समय में। कुछ भी आकर बोलने लगना। अच्छा ठीक, सुधांशु जी, मेरे पास फाइनल कमेंट्स का समय है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर आपकी सरकार को हरी झंडी दिखा दी कि प्रक्रिया तो आपकी ठीक थी, प्रधानमंत्री ने जिस भी तरीके से इसका ऐलान किया उसके पीछे प्रॉपर कंसल्टेशन था। अब सवाल यह है कि नोटबंदी से देश को फायदा हुआ नुकसान, जाहिर है आप कह रहे हैं देश को इससे फायदा हुआ। राहुल गांधी माफी मांगे, आपकी पार्टी ने आज इसकी मांग की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या ये गंभीर मांग है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसा होने तो जा नहीं रहा। नहीं, वैसे देखिए, राहुल गांधी से किसी गंभीर आचरण की अपेक्षा करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनके किसी भी आचरण में कभी कोई गंभीरता रहती हो। क्योंकि वो तो लाइन में भी लगे थे ना, वो 4000 रुपए लेने के लिए, याद है ना आपको। उसके बाद आपने कभी उनको बैंक जाते देखा? अब वो गंभीरता से 4000 रुपए लेने गए थे या वो किसी शो के लिए गए थे? अब ये तो मेरे ख्याल से, मैं दावा नहीं करता, इनकी पार्टी के अंदर का सब कुछ हमको पता है, जैसे कांग्रेस वाले दावा करते हैं। अभय जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक बार गए उसके बाद किसी ने बैंक जाते देखा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनको सही बात है, अगर वो जरूरत भी रहती है तो उन लोगों के लोग जाके कैश विड्रॉ करके चले आते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को गंभीरता से देखना और किसी भी चीज को केवल राजनीति की दृष्टि से देखना, मेरा मानना आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के ऊपर, जैसे दुनिया के हर बड़े देश में विरोधी दलों में कोई मतभेद नहीं होता है, यहां पर भी कम से कम उसमें राजनीति। चलिए अभय जी, लास्ट कमेंट आपको थोड़ा शॉर्ट में अपना बात कहनी पड़ेगी। नोटबंदी का चैप्टर अब खत्म हुआ या इसके बाद भी बहस जारी रहेगी? देखिए, एक तो गलत रिपोर्ट कोर्ट की इन्होंने, वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था भारत सरकार का, जिसमें बताया था कि 45 साल की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। आज मैं कहता हूं कि माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी उस किरण शर्मा से लेकर उन सैकड़ों लोगों तक जिनके पास मेहनत की कमाई के पैसे थे, बच्चों का इलाज नहीं कर पाए, बच्चों की फीस नहीं भर पाए, खाने तक के लिए लोग तरस गए। ये कहते हैं सैकड़ों नोटिफिकेशन बाद में संशोधन के निकालते रहे, उस समय अस्पतालों ने तक पैसे स्वीकार नहीं किए थे। जब आप सारे गूगल करके देख लीजिए, मुंबई के एक उपनगर की जो महिला थी किरण शर्मा, उसने वो आज तक भी बिलक कर अपने दोनों माँ बाप रोते हैं कि हम पैसा होने के बावजूद बच्चों को नहीं बचा पाए। भविष्य के भारत में ऐसा अपराध मत करिएगा, ये अक्षम्य अपराध था। आज हम फिर कहते हैं आपको माफी मांगनी चाहिए देश से आपके इस दुष्कृत्य के लिए। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी। सुधांशु जी, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। अगर एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, फिर इन्होंने झूठ बोला, अस्पतालों में पुराने नोट पूरी तरीके से यूज हो रहे थे। चलिए ठीक, इन्होंने झूठ बोला। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। अभय जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।